गैस अपना पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था मैप के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एक मार्क्स मैप बनाया था। हमने ये देखा था कि की वैल्यू पेयर्स को किस तरह से स्टोर किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फंक्शन ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं और फंक्शन ऑब्जेक्ट्स को डाला क्यों गया है, ये किस पर्पस को सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा tude74.cpp और इसमें बॉयलर प्लेट कोड डाल दूंगा, जो कि मैंने आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में बनाना सिखाया है। क्योंकि कई सवाल आ रहे हैं कि ये बॉयलर प्लेट कोड वाली बात आपने नहीं बताई। मैंने बता रखी है स्टार्टिंग में कोर्स के। जो भी कोर्स फॉलो कर रहा है उसको मालूम होगा मैंने ये सब कैसे कराया, किस तरह से ये सब चीज़ें काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फंक्शन ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। अब फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है? फंक्शन ऑब्जेक्ट होता है एक फंक्शन रैप्ड इन अ क्लास, यानी कि एक फंक्शन है, उसको आपने क्लास के अंदर रैप कर दिया। ठीक है, आपने एक फंक्शन को क्लास के अंदर रैप कर दिया और सो दैट इट इज अवेलेबल लाइक एन ऑब्जेक्ट, यानी कि आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, एक फंक्शन जैसा ठीक नहीं था क्या? हमने उसको ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? हमने उसको ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया ताकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में हम इन सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ कर पाएँ। इस बात का मतलब आप लोगों को बताता हूँ। ये जो क्लास होती है, जो कि लिखी जाती है, कैसे इम्प्लीमेंट होती है, ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग बस इतना जानेंगे कि इस क्लास के अंदर एक मेंबर फंक्शन होता है और उसको जैसे ही कॉल करते हैं तब कुछ होता है, यानी कि आपका एक मेंबर फंक्शन है और ये वाला ऑपरेटर जो होता है उसको ओवरलोड किया जाता है। अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैंने कवर नहीं करी है, तो आप बस इतना समझ लो कि जो फंक्शन ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि फंक्शन जैसा काम करेगा। बस इतना समझ लो, इतना काफ़ी है। ऑब्जेक्ट आपको मालूम है ना क्या होता है? हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी कि कोई भी वस्तु, कार ऑब्जेक्ट हो सकता है, एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसी तरह जो फंक्शन ऑब्जेक्ट है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करा, लेकिन है वो ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाता तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है। लेकिन मैं फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करना चाहता हूँ। क्यों ट्रीट करना चाहता हूँ मैं एज एन ऑब्जेक्ट? ये हम लोग अभी देखेंगे एक प्रोग्राम की सहायता से। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास उपलब्ध C++ में, और ये जो सारे के सारे फंक्शन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमें ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल हेडर फाइल के अंदर होती है, अंदर होते हैं सारे के सारे जो हमारे फंक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ। मैं लिखूँगा int arr और एक एरे बना लूँगा कुछ इस तरह से। मैं कहूँगा कि इस एरे के अंदर डाल दो 1 3 4 12 54 77, कुछ इस तरह से। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सॉर्ट करूँ। ठीक है, और मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, किस ऑर्डर में मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ? अब मैं इसको दो ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूँ। एक तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूँ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सॉर्ट, जो एल्गोरिथम है हमारा सॉर्टिंग का, वो यूज़ करूँगा। वो कहाँ अवेलेबल होगा हमको? वो हमको अवेलेबल होगा #include एल्गोरिथम में। अब आप में से कई लोग सोच रहे हो कि यार इतनी सारी चीज़ें, क्या इनका रट्टा लगाना है बैठ के? मैं इस सवाल का जवाब फिर से आपको देता हूँ कि रट्टा नहीं लगाना है। जितना भी मैं करा रहा हूँ ये सारे सैम्पल प्रोग्राम्स आप एक डायरेक्टरी में इस तरह से जैसे मैंने रखे हुए हैं सेव करके रख लो। वैसे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने साइट पे डाल रखे हैं। वहाँ से इन्हीं प्रोग्राम का रेफरेंस ले लेके आप लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, क्योंकि जितना भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ दैट शुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, मैं सॉर्ट का फंक्शन का यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा ARR और मैं यहाँ पर लिखूँगा ARR+5। इस बात का क्या मतलब है? और मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा cout ARR I, और इस चीज़ को मैं लिखूँगा ऑब्वियसली एक फॉर लूप के अंदर। तो एक फॉर लूप बहुत जल्दी लगाऊंगा। int i = 0, i is less than, क्या इसका साइज़ है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 3 6 यहाँ पर लिखूँगा और 6 है इसका साइज़। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो cout ARR AI है इसको मैं ऊपर ले आऊँगा और इसको मैं रन करूँगा। और मुझे एक स्पेस भी देनी चाहिए थी यार, या फिर एंडल दे देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आए सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखो अभी क्या हुआ, आप लोग देखो यहाँ पर क्या हुआ। 1 3 4 12 जो ARR से लेके ARR+5 तक जो एलिमेंट्स थे वो सॉर्ट हो गए। अब देखो यहाँ पर 1 3 4, एक्चुअली ये मैंने सॉर्टेड बनाया ऑलरेडी, तो आई थिंक आई शुड मेक इट कुछ इस तरह से कि ये सॉर्टेड ना हो। ठीक है, तो अभी तो ये मैंने ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना रखे हैं, मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ ताकि ये सॉर्टेड ना हो। ठीक है,
अब देखो बिहेवियर आप, 1 के बाद देखो 2 आ गया, 2 के बाद क्या आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद क्या आ गया, 54 आ गया। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 73 भी है, ये भी आ गया। तो इसने इतने पोर्शन को चेंज कर दिया। तो 0 1 2 3 4 शुरू के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको इसने सॉर्ट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन 77 यहीं के यहीं है। अच्छा, अगर 77 की जगह 7 भी होता कुछ इस तरह से, तो वो 7 ऐसे के ऐसे ही रहता, क्योंकि इसने सॉर्ट नहीं करना है उसको, ठीक है, उसको टच नहीं करना है इसने, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो एलिमेंट्स को। और मैंने यहाँ पर सॉर्ट ऐसे ही दिया है। तो अभी इसने किस तरह से सॉर्ट किया है, इसने सॉर्ट किया है मेरे लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे लिए सॉर्ट किया है। अब ये जो सॉर्ट मेथड होता है ये एक आर्ग्यूमेंट भी लेता है। अब देखो, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूँ सॉर्ट, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको एक फंक्शन ऑब्जेक्ट पास करूँ, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट मैं इसको पास करूँ जैसे ही, तो क्या होगा, जैसे ही मैं फंक्शन ऑब्जेक्ट पास करूँगा इसको, तो मैं यहाँ पर इस तरह से फंक्शन ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ ग्रेटर इंट। और भी बहुत सारे हमारे पास फंक्शन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लस होता है, मल्टीप्लाइज होता है, नेगेट होता है, लॉजिकल नॉट होता है, और बहुत सारे फंक्शन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बट अभी के लिए हम इसको इस तरह से रन करेंगे। और आप देखो, इसको जैसे ही मैंने यहाँ पर ग्रेटर लिख के रन किया, तो ये देखो इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट किया। देखा आपने, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया इसको। पहले इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, अब इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। तो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। मैं इसको ARR+6 कर देता हूँ ताकि ये पूरे एरे को सॉर्ट करे। तो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं इसको अभी रन करूँगा। तो आप देखो यहाँ पर इसने किस तरह से सॉर्ट किया इसको, इसने इस एरे को, मैं यहाँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इस वाले को रन करता हूँ, और आप देखो इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन से ऑर्डर में कर रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा था। अगर मैं एक ग्रेटर नहीं लगाऊं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा था, बट ये जब मैंने फंक्शन ऑब्जेक्ट पास किया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। तो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट क्यों पास किया, क्योंकि ये जो सॉर्ट मेथड है वो एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी एक फंक्शन नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, फंक्शन ऑब्जेक्ट है। बाय द वे आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि फंक्शन ऑब्जेक्ट को फंक्टर भी बोलते हैं, और फंक्टर बोलते हैं, फंक्शन नहीं फंक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इसको फंक्टर बोला जाता है। फंक्शन हमने देख लिया है, फंक्शन ऑब्जेक्ट्स या फिर फंक्टर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई कि क्या होते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट्स, क्या होते हैं फंक्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने फंक्टर्स को काफ़ी नज़दीकी से देखा। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे एज अ बिगिनर, बट आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑब्जेक्ट CPP रेफरेंस, ठीक है। तो मैं अगर इसको खोलूँ फंक्शन ऑब्जेक्ट्स को, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे फंक्शन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दी हुई है। अब ये जो साइट है n.cppreference.com, आपको इसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है, क्योंकि अगर आप लोग इसको दिल पे ले लोगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि शायद आपको एज अ बिगिनर परेशान करे। इतनी सारी चीज़ें आप लोग शायद डाइजेस्ट ना कर पाओ। तो देखो मैंने ग्रेटर वाला कंपैरिजन फंक्टर यूज़ किया था, और यहाँ पर इन्होंने इसके बहुत सारे सैम्पल कोड भी दिए हुए हैं, किस तरह से आप लोगों को यूज़ करना है इसको इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो एक बार। बट अगैन मैंने ये वीडियो सीरीज़ इसीलिए बनाई है ताकि ये सब चीज़ें आपको ओवरवेलमिंग ना लगें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने जितने भी कंपैरिजन वाले फंक्टर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन वाले फंक्टर्स हैं, ये सारे के सारे दे रखे हैं, ठीक है। ये यूज़ कहाँ पर होते हैं, इनको यूज़ कौन करता है, इनको मोस्टली CPP STL के एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेज जो कि आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर c++.com पर ही जाएं, ये वाली वेबसाइट पर ही जाएं आप, तो ये आप लोग देख लो। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे एल्गोरिदम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप लोग देखो push_heap क्या ले रहा है, ये एक सैम्पल कोड सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे कहने की बात ये है कि ये जो एल्गोरिदम्स हैं इनको एक एक करके कवर करने से अच्छा मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इनको एक्सप्लोर करो, सारे एल्गोरिदम्स को देखो कि कौन सा एल्गोरिदम क्या चीज़ करता है। ये सारे एल्गोरिदम्स अपने आप में ऑप्टिमाइज्ड हैं, तो कभी भी आपको वो काम करने की ज़रूरत पड़ गई जो कि ये एल्गोरिदम्स आप लोग को ऑफ़र करते हैं, तो ये एल्गोरिदम्स बाय डिफ़ॉल्ट इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट। अब यहाँ पर आप लोग जितनी मेहनत करके इसको एक्सप्लोर करोगे उतनी आपकी C++ में STL जो है वो अच्छी होगी।
हर चीज़ एक एक फंक्शन का वीडियो बनाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, कोर्स अननेसेसरीली लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सॉर्टिंग का, सर्चिंग का, ये सारे एल्गोरिदम्स आप लोग देख लो। और अगर एक्चुअल में आप सीखना चाहते हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहाँ पर आके सीख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को। उसका एक अलग से कोर्स है, आप वो कोर्स कर सकते हो। बट अगेन अगर आप सिर्फ C++ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए और जस्ट स्टार्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए तो DSA लगता ही लगता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो प्रोग्रामिंग करना, तो आप लोग C++ पहले फिनिश कर सकते हो, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स में आ सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये जो C++ का कोर्स है वो हेल्पफुल लगा होगा, और उसी के साथ साथ आपको STL के ये सारे के सारे जो कोर कंपोनेंट्स मैंने बताए वो समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं करा है, बुकमार्क कर लेना इसको और सेव भी कर लेना। और यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.